बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण कुमार मंत्री जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। थैंक यू संदीप जी। सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में जीएमएम फॉडलर पर फोकस है, जो कि एक इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है। तो इससे पहले कि मैं इस कंपनी पर फोकस करूं, पहले जरा केमिकल और फार्मा सेक्टर की बात कर लेते हैं, जहां से इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं। सर, जीएमएम फॉडलर के मैनेजमेंट का मानना है कि घरेलू बाजार में मांग मजबूत रहेगी, क्योंकि फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, जिससे उम्मीद है कि फार्मा सेक्टर से कंपनी की आय में जो योगदान है, जो मौजूदा करीब 32% के आसपास है, वो बढ़कर 40 से 45% हो जाएगा। जिस तरह से फार्मा सेक्टर में प्राइसिंग प्रेशर है और यूएसएफडीए के सख्त नियम है, अब तो इनफैक्ट यूएसएफडीए ने फिर से जो सरप्राइज विजिट्स हैं वो भी करना शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है कि जीएम फॉडलर के मैनेजमेंट की ये उम्मीद किस हद तक वैलिड है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें अपने को देखनी चाहिए। पहले तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो मेजरली बड़े फार्मा कंपनी से, अगर आप ओवरऑल देखें, सन फार्मा, सिप्ला, इप्का लेबोरेटरीज, इवन डॉक्टर रेड्डी, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स इनके बुक्स में ऑलरेडी आपको नजर आते हैं। अगर प्राइसिंग प्रेशर भी आता है, वो छोटे जो फार्मा कंपनीज है उन पे ज्यादा इफेक्ट डालता है, ना कि बड़े फार्मा कंपनीज है। इवन इनका जो एक्सपोजर है वो ग्लोबल में भी काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कैपेक्स जो होगा, अगर फार्मा कंपनी में कैपेक्स होता है तो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डेफिनेटली इनमें नजर आएंगे। इसीलिए इनकी जो प्रॉफिट लाइन है या सेल्स है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसलिए अगर क्लाइंट बेस देखें, ओवरऑल साइज कंपनी का देखें और इनका बिजनेस जो ओवरऑल ग्रुप में फैला हुआ है, मुझे लग रहा है इनका जो गाइडेंस है वो डेफिनेटली मीट होना चाहिए। एक ही इनमें कंसर्न होगा, लास्ट 2 साल का जो पीरियड था वो कोरोना पीरियड था, उसमें कोई किसी भी यूएसएफडीए के ऑडिट्स नहीं हो रहे थे, पर वापस यूएसएफडीए के ऑडिट्स अब शुरू हो चुके हैं, तो वो एक कंसर्न डेफिनेटली रहेगा। पर यूजुअली जो बड़े फार्मा कंपनीज होते हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं, वो यूएसएफडीए के जो ऑडिट्स है उनमें ज्यादा कुछ निकल के नहीं आता। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा इम्पैक्ट वो दो इवेंट से रहेगा। आने वाले दिनों में फार्मा कंपनीज के भी अच्छी ग्रोथ नजर आनी चाहिए। अगर वो कैपेक्स करते हैं तो मुझे लग रहा है इस कंपनी को भी डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, तो बड़ी फार्मा कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं, और जिस तरह से वो केपेक्स कर रहे हैं, अपनी क्षमता विस्तार पर खर्च बढ़ा रहे हैं, उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं जीएमएम फॉडलर के जो कामकाज है, इनके जो ऑर्डर्स आने वाले समय के होंगे, उसमें साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। सर, दूसरा, मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि केमिकल सेक्टर में निवेश जारी रह सकता है, और इस सेक्टर से कंपनी का आय का करीब 60% के आसपास का हिस्सा आता है। कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से ग्लोबल केमिकल कंपनियां चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही हैं, वो भारत की जो केमिकल कंपनियां हैं उनके लिए कितना फायदेमंद है, फिर ये कितना बाद में जीएम फॉडलर के लिए भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा? ये जहाँ तक जीएमएम फॉडलर की बात है, यूजुअली एग्रोकेमिकल कंपनीज है उनको ज्यादा कैटर करती है। इनके जो क्लाइंट्स है, रैलीज जैसी कंपनी है, बियर कॉप जैसी कंपनी इनके क्लाइंट्स है। जो चाइना में शटडाउन हुए थे, जो केमिकल प्लांट्स में शटडाउन हुए थे, वो एक मेजर बूम था केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे ही वहां पे शटडाउन की न्यूज आना शुरू हुई, यहाँ पे कैपेक्स जो है इंडियन कंपनी से उन्होंने बढ़ा दिया। इसी कैपेक्स बढ़ने के कारण जीएमएम फॉडलर को फायदा हुआ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके कैपेक्स में काम आते हैं। तो मुझे लग रहा है उनकी जो क्या केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री को जो कैटर करते हैं, वो उसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। नो डाउट एग्रोकेमिकल बिजनेस जो है वो सीजनल बिजनेस होता है, उनमें ज्यादा आपको कैपेक्स देखने को नहीं मिलता। पर चूंकि ये एक लीडर है और अगर कोई भी ऑर्डर्स निकलते हैं सेक्टर से, तो पहला ऑर्डर जीएमएम फॉडलर को ही जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है इस सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर एक कंसर्न होगा, अगर स्लो डाउन आता है, अगर मार्केट में, अगर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में जिस हिसाब से स्लो डाउन आ रहा है, अगर वो आता है तो वो एक डेफिनेटली डेंट कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता कोई बड़ा कोई नेगेटिव इंपैक्ट होना चाहिए। बहुत केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री आने वाले दिनों में अच्छा करना चाहिए। स्पेशली अगर इमर्जिंग मार्केट्स देखें तो चाइना और इंडिया में इनका अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, तो जिस तरह से फार्मा और केमिकल दोनों सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और यही से इस कंपनी का करीब 93% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी है, तो ये सेक्टर अच्छा करेंगे तो जीएमएम फॉडलर के लिए भी आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है। लेकिन सर, जीएमएम फॉडलर ग्लास लाइन सेगमेंट में मार्केट लीडर है और 40% का ग्लोबल मार्केट शेयर है इस कंपनी का। पर इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट ने जो विजन 2025 की स्ट्रैटेजी रखी है, जो अगले 3 साल के लिए ग्रोथ के तहत जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो एक तो भारत, चीन जैसे जो हाई ग्रोथ मार्केट्स हैं वहां पर फोकस के साथ साथ इनका अधिग्रहण के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि लोकल सोर्सिंग के जरिए ये जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित हासिल किए जाएंगे। आपके हिसाब से ये जो विजन 2025 बनाया गया है मैनेजमेंट की ओर से, इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कितने अचीवेबल आपको नजर आते हैं? देखिए, जहां तक लक्ष्य की बात है, वो करंट सिनेरियो के हिसाब से ही बनाया गया होगा। अगर आने वाले दिनों में किसी भी स्लो डाउन की न्यूज आती है, स्लो डाउन होता है मेजरली यूरोपियन कंट्रीज में, तो इनका डेफिनेटली इम्पैक्ट कंपनी से बुक्स में पड़ेगा। पर जहां तक इनके अधिग्रहण और इनकी टेक्नोलॉजी की बात है, आज भी नंबर 1 है। इवन अगर इनका टेक्नोलॉजी की बात करें
तो इनका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो नंबर 1 है ओवरऑल सेक्टर में, और इनकी जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है वो भी आने वाले दिनों में जरूर जारी रहेगी। पर मुझे नहीं लग रहा इमर्जिंग मार्केट्स में कोई बड़ा स्लोडाउन आता हुआ नजर आएगा। अगर आप इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी जो कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, जिस हिसाब से ऑटो सेल्स के डेटा आ रहे हैं, कंजम्पशन के डेटा आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इंडिया का मार्केट काफी स्ट्रांग रहेगा। और आने वाले दिनों में हो सकता है चाइना भी जो रिसेंट स्लोडाउन के बाद आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में एक अच्छा रिवाइवल चाइना में भी देखने को मिले। तो इमर्जिंग मार्केट्स में इनका बिजनेस अच्छा रहेगा, पर इनका जो मेजर कंसर्न रहेगा वो यूरोपियन कंट्रीज में रहेगा। वहां पे अगर वहां की सिचुएशन नहीं सुधरती, अगर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता है और ग्रोथ कम होती है, तो मुझे लग रहा है वहां से एक डेंट आ सकता है। पर मुझे लग रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमी से इनके जो प्रॉफिट्स आएंगे, जो सेल्स बढ़ेगी, वो कुछ मार्जिन पे इम्पैक्ट डाल सकती है, और ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए ओवरऑल कंपनी। ठीक है, इनका जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, ग्लोबल लीडर है ये कंपनी, और जिस तरह से उभरते बाजार जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में हमें अरुण जी बता रहे हैं कि इनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, उसका फायदा इस कंपनी को आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। अब जरा एक बार मार्जिन्स की बात करें तो वैसे तो हमने देखा कि Q1 FY23 यानी कि जो हाल का क्वार्टर बीता है उसमें सिक्वेंशली इनके जो मार्जिन्स हैं वो 10.3% से बढ़कर 13.2% रहे हैं, पर पिछले साल यानी कि वित्त वर्ष 2022 की पहली दूसरी तिमाही के 14.5-15% के आसपास जो रेगुलर मार्जिन से क्लॉक करते थे उसके मुकाबले देखें तो मार्जिन्स अभी भी इनके आपको नीचे नजर आएंगे, और मैनेजमेंट ने दूसरी तिमाही से मार्जिन में सुधार की उम्मीद जताई है। आपका क्या सेंस है सर मार्जिन रिकवरी को लेके? क्या Q2 में प्रेशर जारी रहेगा और मैनेजमेंट जैसे कह रहा है कि दूसरे हाफ से मार्जिन में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्या वैसा ही होता हुआ दिखेगा? ठीक है, जहां तक लास्ट 2 साल की बात है, मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 साल में इनकी जो सेल्स है वो 500 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ के आसपास ईयरली सेल्स इनके आ चुके हैं। तो इनके जो मेजर कंसर्न है वो है डेट। अगर डेट इन्होंने जो लिया है, जो कि एक्विजिशन के बाद लिया है, तो वहां से इनको इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए वहां से थोड़ा हो सकता है थोड़ा आपको इनके जो बॉटम लाइन मार्जिन से वहां पे थोड़ा इफेक्ट देखने को मिले। और ओवरऑल इनके जो प्रोडक्ट लाइन मार्जिन है वो आने वाले दिनों में भी अच्छे रह सकते हैं, जिस हिसाब से मार्केट लीडरशिप पोजीशन है और एक डिमांड ड्रिवन इनके पास ऑर्डर्स आते हैं और ये अपनी प्राइस डिस्कवरी खुद ही करते हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट अगर यहाँ से स्लो नहीं होता और ऑर्डर इनफ्लोज जारी रहते हैं, तो हो सकता है कि मार्जिन में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिले। जिस हिसाब से पिछले क्वार्टर में सुधार देखने को मिला, अगर आने वाले क्वार्टर अच्छा रहता है तो मुझे लग रहा है मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा। एक चीज आप जरूर ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में कैपेक्स नहीं होता और अगर फार्मा इंडस्ट्री में कैपेक्स नहीं होता, तो इनको डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकता है। तो वो आपको कैपेक्स फिगर पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये दोनों सेक्टर्स में कैपेक्स हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, और मुझे अगर ज्यादा बिजनेस इन दोनों सेक्टर में इस कंपनी को इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है, तो एक चीज पे आप रखना है, अगर कैपेक्स बढ़ रहा है तो इनके भी मार्जिन बढ़ेंगे और इनके ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो हाल में इस कंपनी ने अपना जो कर्ज है उसको इंक्रीज़ किया है क्योंकि ये खुद भी अपना केपेक्स कर रहे हैं और फार्मा और केमिकल के ऊपर इनका बड़ा डिपेंडेंस है, और जिस तरह से हमें अरुण जी बता रहे हैं कि इन दोनों सेक्टर्स में जिस तरह से केपेक्स बढ़ रहा है उससे इस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। इनके जो मार्जिन्स हैं वो भी स्टेबल या तो फिर आने वाले समय में और ज़्यादा इंप्रूव होने की ही यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। सर वैसे तो इस कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे हैं, पर एक कंसर्न ये है कि इनके जो 93% या मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो केमिकल और फार्मा ये दोनों सेक्टर से ही आते हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से, और लंबी अवधि के लिए आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर? लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं आपने, अगर किसी का लंबी अवधि का व्यू है जीएमएम फॉडलर पर? देखिए, जहां तक जीएमएम फॉडलर की बात है, मुझे लग रहा है 50 साल का इसका हिस्ट्री है, जो ऑलमोस्ट 50 साल से इस बिजनेस में, और दोनों ही सेक्टर फार्मा और केमिकल को कैटर करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कोई नए एंट्रेंट से भी इसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पर मुझे लग रहा है अगर किसी और सेक्टर में ये जाते हैं तो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है उस पर कुछ इफेक्ट पड़े। इसीलिए ये दो ही सेक्टर्स को अगर ये अच्छी तरह कैटर करते हैं और अच्छी तरह इनमें अपने ऑर्डर बुक बनाए रखते हैं, तो मुझे लग रहा है ग्रोथ जारी रहेगी, और हो सकता है अगर कैपेक्स बढ़ता है तो उनके ऑर्डर बुक में भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिले। जहां तक लक्ष्य की बात है, मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी अच्छा उछाल ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है गिरावट पे इसको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। गिरावट आती है यहाँ से 5 से 7% की, तो डेफिनेटली स्टॉक को बाई करना चाहिए। जहां तक लक्ष्य की बात है, 2100 रुपए का लक्ष्य मुझे लग रहा है स्टॉक में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं स्टॉक में कोई बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता, क्योंकि एक लो वॉल्यूम स्टॉक है और ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में नहीं होता है। तो मुझे लगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मार्केट लीडर है और यहाँ से भी 200 से 300 रुपए की मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। चलिए, तो 50 साल से ये कंपनी इसी कारोबार में है। केमिकल और फार्मा दो कंपनियां जहां से इनके मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं,
उन्हीं दो सेक्टर्स को, उन्हीं दो सेक्टर की कंपनियों को ये लगातार केटर करते रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज केवल दो ही सेगमेंट से आते हैं। और उस लिहाज से लंबी अवधि के लिए कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अरुण जी हमें कह रहे हैं थोड़ा करेक्शन हो जाए 5 से 7% के आसपास का अगर आपको गिरावट या करेक्शन मिलती है तो आप लोअर लेवल्स पे इसको खरीदारी करें। 2100-2150 तक के जो लेवल्स हैं वो लंबी अवधि के लिए स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। छोटी अवधि के जो निवेशक हैं वो इससे दूर रहें, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि हाई प्राइस वाला स्टॉक है, वॉल्यूम्स कम रहते हैं, इसलिए छोटी अवधि के जो निवेशक हैं उनको इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक गिरावट पर इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं।